ऑल्सो डी बी इज़ प्रोपोर्शनल टू 1/r²। 1/r² कौन सा डिस्टेंस है? ऑब्जर्वेशन पॉइंट से लेंथ एलिमेंट का डिस्टेंस है। सो डी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। मीन्स जितना ये डिस्टेंस ज़्यादा होगा, जितना हम दूर फाइंड करेंगे मैग्नेटिक फील्ड, उतनी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम आएगी। वो हमें पता है, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर के साथ ही हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करेंगे तो वो ज़्यादा आएगी, अगर दूर जाएंगे तो वो कम आएगी। तो डी बी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। सो बाय कंबाइनिंग ऑल दीज 4 factors we will come to the result dB directly proportional to I dl sin theta by r²। तो हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटा के क्या लिख देंगे? k। सो k क्या है हमारा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। ओके, सो इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द मीडियम बिटवीन करंट कैरिंग कंडक्टर एंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट। सो इस k की वैसे वैल्यू क्या होती है? ये हमें सीधा बताई होती है कि k की वैल्यू 10.-7 होती है। तो हमें पता है k हमने क्या क्या होता है? μ0/4π। तो यहाँ से μ0 की वैल्यू क्या आ जाएगी? μ0 हम लिख सकते हैं 4π × 10⁻⁷। ये भी हम लिख सकते हैं। इसके यूनिट्स होते हैं टेस्ला, एम्पियर, इन्वर्स, मीटर। ये कैसे आए? ये k की यूनिट्स हैं। k की यूनिट्स यहाँ से हम निकाल सकते हैं। जैसे k की वैल्यू एक साइड रख लो, बाकी सारी चीज़ें दूसरी साइड ले जाओ, तो हमें क्या मिलेगा? k इज़ इक्वल्स टू डी बी इंटू r² बाय आई डी एल साइन थीटा। एंगल के कोई यूनिट्स नहीं है। तो देखो डी बी के क्या होते हैं? टेस्ला, r² मतलब मीटर स्क्वायर, आई के एम्पियर, लेंथ के मीटर, तो मीटर मीटर कैंसिल, तो क्या आ गया? टेस्ला, एम्पियर, इन्वर्स, मीटर। ये k के यूनिट्स बन गए। तो देखो ये तो हमने ये वाली वैल्यू निकाल ली लास्ट पे, ये आई थी हमारी। ये हमारी क्या है? मैग्नीट्यूड में है। तो अगर हम इसी को वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे, बायो-सावर्ट्स लॉ यही कहता है, बायो-सावर्ट्स लॉ की वेक्टर फॉर्म में वैल्यू लिखनी है, तो वो कैसे लिखेंगे? वेक्टर फॉर्म में डी बी वेक्टर हो जाएगा। ओके, जैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होती है, जैसे करंट ऊपर की तरफ जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड एंटी क्लॉकवाइज होगा यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? देखो वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ जाएगी, तो डी बी वैक्टर इज इक्वल्स टू μ0/4π आई डी एल। अब साइन थीटा हटा दिया और उसकी जगह पे आ गया आर कैप। आर कैप क्या है? मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन की, वो किस तरफ लग रही है। आर कैप एक यूनिट वेक्टर है जो फील्ड की डायरेक्शन बताता है। देखो आप ऐसे भी लिख सकते हो, डी बी इज इक्वल्स टू μ0/4π आई डी एल साइन थीटा बाय r², वैसे ही लिख लिया, आर वेक्टर साथ में लगा दिया और डी एल को भी वेक्टर लिख दिया। अब देखो आर वेक्टर क्या होता है? सॉरी आर कैप। आर कैप होता है आर वेक्टर बाय आर मैग्नीट्यूड, ये वाला। ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो और ये इक्वेशन बन जाएगी आपकी। आर कैप को आर वेक्टर बाय आर मैग्नीट्यूड डाला, आर वेक्टर ऊपर, आर मैग्नीट्यूड नीचे आया, तो r³ बन गया। तुम्हारे पास ये वैल्यू आई। अब देखो हमें पता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है ए बी कॉज ऑफ थीटा, एंड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है? ए बी साइन थीटा। तब यहाँ पे देखो डी एल वेक्टर को हम अगर आर वेक्टर के साथ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डी एल वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर इज इक्वल टू डी एल वेक्टर आर वेक्टर इंटू साइन ऑफ थीटा। तो इसको इन्होंने सीधा ऐसे लिख दिया हुआ है कि अगर डी एल वेक्टर इंटू आर वेक्टर करेंगे, सॉल्व करेंगे इनको क्रॉस प्रोडक्ट, तो हमें डी एल आर साइन थीटा मिलेगा। तो ये वाला जो रिज़ल्ट है सीधा इसमें रिड्यूस हो जाएगा। ओके, वैसे आप ये लिख नहीं सकते बिकॉज़ यहाँ पे अगर साइन थीटा लिखा है तो इन दोनों के ऊपर वेक्टर नहीं आएगा, क्योंकि साइन थीटा मैग्नीट्यूड्स के साथ ही आता है। सो इसीलिए आप इसको सीधा वेक्टर फॉर्म में लिखने के लिए ये वाला रिज़ल्ट यूज़ करोगे। ये सिर्फ समझने के लिए था। तो वेक्टर फॉर्म में डी बी की वैल्यू ये बन जाएगी।